वे धब्बे बर्फ के साथ इतनी अच्छी तरह घुल मिल गए थे कि कोई साधारण आंख उन्हें पत्थर समझकर नजरअंदाज कर देती। पर विक्रम एक सधा हुआ सिपाही था। उसने गौर किया कि वे धब्बे हवा की दिशा के विपरीत बढ़ रहे थे। अंदर केबिन में छोटू का व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। वो अब न तो रोटी के टुकड़ों में दिलचस्पी ले रहा था और न ही विक्रम के जूतों के पास सो रहा था। वो लगातार केबिन की दीवारों के छेदों में जाकर बाहर की गंध ले रहा था। उसकी ची ची की आवाज अब डरी हुई नहीं बल्कि आक्रामक थी। रात होते ही सन्नाटा और गहरा हो गया। विक्रम ने अपनी राइफल की मैगजीन चेक की और उसे लोड कर लिया। उसने केबिन की लाइटें पूरी तरह बंद कर दी थीं ताकि बाहर से कोई रोशनी दुश्मन को उसकी पोजीशन ना बता सके। वो अंधेरे में बैठा था, केवल उसकी सांसों की आवाज और बाहर चलती बर्फीली हवा का शोर था। रात में तभी रेडियो पर एक धीमी सी बीप सुनाई दी। ये एक एन्क्रिप्टेड सिग्नल था जो पास की किसी अनजान फ्रीक्वेंसी से टकरा रहा था। इसका मतलब साफ था, दुश्मन के जासूस या उनकी एडवांस टीम चौकी के बेहद करीब आ चुकी थी और वे आपस में संवाद करने की कोशिश कर रहे थे। अचानक छोटू ने एक ऐसी हरकत की जो उसने पहले कभी नहीं की थी। वो केबिन के उस वेंटिलेशन पाइप पर चढ़ गया जो सीधे बाहर की ओर खुलता था। वहां जाकर उसने अपने छोटे छोटे दांतों से पाइप की जाली को खुरचना शुरू कर दिया। विक्रम ने टॉर्च की मध्यम रोशनी वहां डाली। उसने देखा कि पाइप के मुहाने पर बर्फ जमी हुई थी, लेकिन छोटू उसे हटाने की पूरी कोशिश कर रहा था। रात में विक्रम समझ गया कि जासूसी का ये खेल अब खत्म होने वाला है और आमने सामने की जंग कभी भी शुरू हो सकती है। उसने अपनी वर्दी की बेल्ट कसी, अपने चाकू को चेक किया और खिड़की के पास मोर्चा संभाल लिया। उसे नहीं पता था कि दुश्मन की संख्या कितनी है, लेकिन उसे यह भरोसा था कि जब तक उसका यह छोटा जासूस उसके साथ है, दुश्मन उसे चौंका नहीं पाएगा। रात के 2 बज रहे थे और पॉइंट 402 अब किसी भूतिया किले की तरह लग रही थी। बाहर का तापमान इतना गिर चुका था कि लोहे की राइफल को नंगे हाथों से छूने पर खाल चिपक सकती थी। हवा का शोर अब एक डरावनी गूंज में बदल गया था जो खिड़कियों के कांच को थरथरा रहा था। रात में विक्रम केबिन के भीतर एक साए की तरह स्थिर बैठा था। उसकी आंखें रात के अंधेरे को चीरने की कोशिश कर रही थीं। लगातार 18 घंटे की मुस्तैदी और मानसिक तनाव ने विक्रम के शरीर को तोड़ दिया था। थकान अब उसके दिमाग पर हावी हो रही थी। उसने अपनी पलकों को खुला रखने की बहुत कोशिश की, अपनी जांघ पर चुटकी काटी और ठंडे पानी की कुछ बूंदें आंखों में डाली, लेकिन शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया था। उसकी आंखें भारी होने लगीं। उसे लगा कि वो बस एक पल के लिए अपनी गर्दन झुकाएगा और फिर ठीक हो जाएगा, लेकिन वो एक पल गहरी और खतरनाक नींद में बदल गया। राइफल उसकी गोद में ही रह गई और उसकी गर्दन दीवार के सहारे टिक गई। वो सो चुका था, एक ऐसी नींद में जो सरहद पर मौत की गारंटी होती है। उधर चौकी से महज 30 मीटर की दूरी पर बर्फ की चादर के नीचे कुछ हिल रहा था। रात में सफेद कैमोफ्लाज सूट पहने दुश्मन के 4 घातक कमांडो धीरे धीरे रेंग रहे थे। उनके पास आधुनिक साइलेंसर वाली राइफलें और ग्रेनेड थे। उनका इरादा साफ था, चुपचाप चौकी के भीतर घुसकर विक्रम को खत्म करना और पॉइंट 402 पर कब्जा जमा लेना। दुश्मन का लीडर धीरे से आगे बढ़ा। उसने अपने साथियों को इशारा किया। वे अब इतने करीब थे कि उनकी बर्फ पर रेंगने की शू शू की आवाज हवा के शोर में दब जा रही थी। वे चौकी के मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ रहे थे। रात में केबिन के अंदर छोटू अपने मोजे वाले बिस्तर से बाहर निकला। उसे कुछ सुनाई दिया था, वो इंसानी पैरों की वो भारी आहट जिसे विक्रम की थकी हुई इंद्रियां नहीं पकड़ पाई थीं। छोटू ने देखा कि उसका बड़ा दोस्त गहरी नींद में है और खतरा बिल्कुल दहलीज पर आ चुका है। छोटू घबराकर विक्रम के बिस्तर पर चढ़ा और उसकी छाती पर दौड़ने लगा। उसने विक्रम के कान के पास तेज ची ची की आवाज की, लेकिन विक्रम की नींद पत्थर जैसी हो गई थी। वो नहीं जागा। दुश्मन अब दरवाजे के ठीक बाहर थे। एक कमांडो ने धीरे से चाकू निकालकर दरवाजे की कुंडी को बाहर से सरकाने की कोशिश की। छोटू को एहसास हुआ कि अब समय नहीं बचा है। वो बिजली की गति से विक्रम के हाथ की ओर बढ़ा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और विक्रम की उंगली और हथेली के बीच के संवेदनशील हिस्से पर अपने नुकीले दांत गड़ा दिए। विक्रम के मुंह से एक दबी हुई चीख निकली और वो झटके से उठ बैठा। उसका हाथ दर्द से कर रहा था और खून की एक बूंद फर्श पर गिरी थी। वो चिल्लाने ही वाला था कि उसे दरवाजे के पास लोहे की कुंडी के धीरे से सड़कने की आवाज सुनाई दी। उसकी नींद 1 सेकंड में गायब हो गई। विक्रम तुरंत सब कुछ समझ गया। वो एक सधे हुए शिकारी की तरह बिना आवाज किए फर्श पर लेट गया और अपनी राइफल का सेफ्टी कैच धीरे से हटाया। मौत अब सिर्फ 1 इंच की दूरी पर थी। दरवाजे के छेद से एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और विक्रम ने देखा कि एक काला दस्ताना दरवाजे को अंदर की तरफ धकेल रहा था।
विक्रम की उंगली ट्रिगर पर थी और उसका दिल किसी नगाड़े की तरह धड़क रहा था। उस बर्फीली रात में एक छोटे से जीव ने एक बड़े योद्धा को उसकी मौत की नींद से बचा लिया था। अब केबिन में गहरा अंधेरा था, लेकिन विक्रम की आंखों में अब नींद का नामो निशान नहीं था। छोटू, जो अब तक विक्रम के जूतों के पीछे छिप गया था, अपनी जगह पर बिल्कुल स्थिर था। जैसे ही पहले दुश्मन का साया दरवाजे के भीतर दाखिल हुआ, विक्रम ने अपनी राइफल की नाल उसकी दिशा में मोड़ी। गोली की गूंज ने उस खामोश रात के सीने को चीर दिया। पहला दुश्मन वहीं ढेर हो गया। बाकी के 3 कमांडो चौंक गए। उन्हें उम्मीद थी कि अंदर का सिपाही सो रहा होगा। उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। केबिन की लकड़ी की दीवारें गोलियों से छिदने लगीं। विक्रम जमीन पर एक भारी लोहे के संदूक के पीछे पहुंचा। दुश्मन अब ग्रेनेड निकालने की कोशिश कर रहे थे। तभी कुछ अजीब हुआ। छोटू, जिसे अब तक डर के मारे बिल में होना चाहिए था, अचानक रेंगते हुए उन घुसपैठियों की ओर बढ़ा। दुश्मन के सिपाही अंधेरे में नीचे देख नहीं पा रहे थे। छोटू ने फर्श पर बिखरे हुए उन खाली डिब्बों के बीच दौड़ना शुरू किया जिन्हें विक्रम ने अलार्म के लिए रखा था। उसकी हलचल से डिब्बे आपस में टकराए और शोर हुआ। दुश्मन को लगा कि विक्रम उस दिशा में है। उन्होंने अपनी बंदूकें डिब्बों की आवाज की तरफ घुमा दी। इसी भ्रम का फायदा उठाकर विक्रम ने अपनी दूसरी मैगजीन खाली कर दी। जय हिंद! विक्रम की दहाड़ केबिन में गूंजी। उसने एक के बाद एक 2 और घुसपैठियों को ढेर कर दिया। आखिरी बचा हुआ दुश्मन बाहर की ओर भागा, लेकिन विक्रम ने तुरंत सिग्नल फ्लेयर आसमान में दाग दिया। रात का अंधेरा सूरज जैसी रोशनी में नहा गया। दूर की पोस्ट पर तैनात विक्रम के साथियों ने जैसे ही वो लाल रोशनी देखी, उन्हें समझ आ गया कि पॉइंट 402 पर हमला हुआ है। मिनटों के भीतर भारतीय सेना की मोर्टार यूनिट ने उस इलाके को घेर लिया। बचा हुआ दुश्मन भागने की कोशिश में पकड़ा गया। जब गोलियों की गूंज थमी तो केबिन में फिर से वही भयानक सन्नाटा छा गया। विक्रम की सांसें तेज चल रही थीं। उसने कांपते हाथों से अपनी टॉर्च चलाई। फर्श गोलियों के खोखों और मलबे से भरा था। उसने धीरे से पुकारा, छोटू। उसका दिल बैठ गया। उसे डर था कि कहीं इस गोलीबारी में वो नन्हा जीव मारा न गया हो। उसने राशन के डिब्बों को हटाया, मेज के नीचे देखा। तभी टूटे हुए एक मटके के पीछे से 2 काली आंखें फिर से चमकती हुई दिखीं। छोटू सुरक्षित था, हालांकि वो बुरी तरह डरा हुआ था और उसके शरीर पर धूल जमी हुई थी। विक्रम ने राहत की सांस ली और वहीं फर्श पर बैठ गया। उसकी उंगली का वो जख्म जो छोटू ने उसे जगाने के लिए दिया था, अब भी हल्का दर्द कर रहा था। विक्रम ने उस जख्म को चूमा और कहा, आज अगर तूने मुझे काटा ना होता तो मेरा खून आज इस फर्श पर जम चुका होता। तू चूहा नहीं, मेरा छोटा जनरल है। सुबह की पहली किरण जब हिमालय की चोटियों पर पड़ी तो वो मंजर बदला हुआ था। बर्फ की सफेदी पर अब दुश्मनों के खून के लाल धब्बे और गोलियों के खोखे बिखरे हुए थे। कुछ ही घंटों में सेना के हेलीकॉप्टर पॉइंट 402 पर उतरे। मेजर अस्थाना और उनकी टीम जब केबिन के अंदर दाखिल हुई तो वे वहां का दृश्य देखकर हैरान रह गए। विक्रम थका हुआ था, उसकी वर्दी फटी थी और उसके हाथ पर एक पट्टी बंधी थी। मेजर ने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, बहादुर काम किया विक्रम, तुमने अकेले 4 ट्रेंड कमांडो को धूल चटा दी। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, तुम इतने सटीक वक्त पर कैसे जाग गए? खुफिया रिपोर्ट थी कि वे बिल्कुल खामोशी से आए थे। विक्रम मुस्कुराया और उसने मेज के नीचे की ओर इशारा किया, जहां छोटू सहमा हुआ बैठा था। सर, इस जंग को मैंने अकेले नहीं जीता। अगर ये नन्हा सिपाही मुझे सही वक्त पर नहीं काटता तो मैं कभी नहीं जाग पाता। मेजर और बाकी सैनिक पहले तो इस बात पर हंसे, लेकिन जब विक्रम ने पूरी कहानी सुनाई कि कैसे छोटू ने खतरे को भांपा और कैसे उसने अंधेरे में दुश्मन का ध्यान भटकाया, तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। विक्रम की छुट्टियों का समय आ गया था। उसे वीरता पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, लेकिन घर जाने की खुशी से ज्यादा उसे इस बात का दुख था कि वो छोटू को अकेला छोड़ जाएगा। जाने से पहले विक्रम ने छोटू के लिए एक विशेष व्यवस्था की। उसने राशन के सबसे बड़े डिब्बे को काटकर एक छोटा बंकर बनाया और उसमें ढेर सारा सूखा मेवा, पनीर और रोटियां भर दी। जब विक्रम अपना बैग उठाकर हेलीपैड की ओर बढ़ने लगा तो उसने महसूस किया कि कोई उसके जूतों पर चढ़ रहा है। वो छोटू था। वो शायद समझ गया था कि उसका दोस्त उसे छोड़कर जा रहा है। विक्रम ने उसे अपनी हथेली पर उठाया और अपनी आंखों के पास लाया। ख्याल रखना छोटे सिपाही, यहां अब मेरे बाद जो भी आएगा मैंने उसे बता दिया है कि तुम इस चौकी के असली मालिक हो।
विक्रम की आवाज भारी हो गई थी। उसने छोटू को प्यार से सहलाया और उसे सुरक्षित दूरी पर छोड़ दिया। हेलीकॉप्टर के उड़ते समय विक्रम ने खिड़की से नीचे देखा। बर्फीली वादियों के बीच वो छोटी सी चौकी अब धुंधली पड़ रही थी, लेकिन उसे यकीन था कि उस बर्फ के साम्राज्य में एक छोटा सा दिल धड़क रहा है, जो वफादारी की एक मिसाल है।